नहीं नहीं, वो तो कह ही रहे हैं ना कि जैसे आपने अपनी बात में शुरू में एक बात कही, श्याम सलोने जी पता नहीं उस पर गौर किए कि नहीं, आपने कहा कि पहले दौर में 110 सीटों पर दावा जो है उसमें से करीब करीब 40 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल इलाके में है, और वहां पर आप कह रहे हैं कि आपको बढ़त मिल रही है। यही तो वो कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति आप करते हैं। आप खुद बता रहे हैं कि उस इलाके में आप बढ़त बना रहे हैं और आप उन्हीं की मुहर लगा दी आप। पिछली बार भी हमारा भर्ती था आर्यन भाई, हमारे को आप उड़ा के देखिए जो 152 सीट हुई थी, वहां पे हमें लगभग 90-98 सीट मिली थी, इन्हें लगभग 56 के आसपास मिली थी। तो आप उड़ा के देखिए हम लोग उनसे बढ़त में है पहले वोटिंग जो उसमें, और सेकेंड फेज में उनसे बढ़ती रहेंगे। मैं आपको इनकी नंबर बता दे रहा हूँ, बंगाल में 50 सीट से ऊपर जाएगी नहीं भारतीय जनता पार्टी, आप नोट कर लीजिए उसके पास। अच्छा, अब इसका जवाब हाँ, अब श्याम सलोने जी बताइए। आप तो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम विश्वास के साथ जा रहे हैं कि 4 तारीख को जीत मिलेगी और फिर जब सरकार का शपथ ग्रहण होगा बीजेपी की सरकार का तब आएंगे। आप भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, लेकिन अब ये दावा कर रहे हैं सुमित जी, कह रहे हैं कि 50 से ज्यादा आप नहीं जाएंगे। 77 तो छोड़ दीजिए, आप 50 में ही समेट दे रहे हैं। ये आनंद जी, सुमित जी की हताशा ये बयान कर रही है। आज वो इस लेवल पर आ गए, ये कहने लगे कि वहां मुस्लिम वोट है, 50 सीट पर मुस्लिम वोट है, वो पूरा मुस्लिम हमको मिलेगा। यानी ये स्वीकार करने लगे, आज हिंदू मुस्लिम करने लगे कि सेकंड सीट में भी मुस्लिम वोट मिलेगा। मैंने सुना आते हैं सुमित जी, बारी बारी से आप सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। उनका जवाब तो आप ही दीजिए। सुमित जी कृपया सुन लीजिए। हाँ हाँ श्याम जी बोलो। आप 4 तारीख को आप कहीं दिखाई नहीं देंगे। जिस तरह से आपने जो मुस्लिम प्रेम आपका चल रहा था, आपने फर्जी रोहिंग्या बचा रखे थे, वो SIR के माध्यम से चुनाव आयोग ने अलग कर दिए। अब आप गलत फहमी जी रहे हैं। आपको जानकारियां नहीं है, आपको जानकारियां नहीं है। जानकारी हासिल कर लीजिए, जानकारी हासिल कर लीजिए। जिस तरह से हिंदुओं के साथ आपने अत्याचार किए हैं, वो अत्याचार का बदला लेने का समय आ गया है। ये बदला लेने का समय आ चुका है। अब 4 मई को किसी भी कीमत पर आप TMC दिखाई नहीं देगी और चारों ओर कमल खिलेगा, चारों ओर कमल खिलेगा। मैं आपसे देखिए, आप बैठिए ना बैठिए एक अलग विषय है। आप KMC के प्रवक्ता है, आप KMC की बात करेंगे, लेकिन आज पूरा पश्चिम बंगाल सुन रहा है। आज पश्चिम बंगाल सुमित भैया सुन रहा है कि आप कहते हो कि मुसलमान वोट आपको मिलेगा। अब मुसलमान के दम पर आप सीट जीतना चाहते हो, सरकार बनाना चाहते हो। ये तो ना ये शर्म, ये तो देखिए, आप आरोप लगाते हो भाजपा के ऊपर, आरोप भाजपा। हिंदू मुस्लिम केवल आप लोग करते हैं। आप मुसलमानों को बढ़ावा देते हैं, आप संविधान को उल्लंघन करते हैं। अरे भाई मेरी बात, अरे भाई आप गाय को लेके आ गए। अरे आप गाय का दूध पीते हैं कि नहीं? आप गाय का दूध पीते हो? आप कैसे मुसलमानों की परोकारी करते हो? क्या मुसलमान के बच्चे कभी शुगर का दूध पीता है क्या? अरे किसी मुसलमान के बच्चे को शुगर का दूध पीते देखा है? गाय का दूध पीता है भाई, गाय का दूध पीता है। गाय माँ का रूप होती है, गाय माँ का रूप होती है। आपके मुंह से गाय का नाम लेना शुभ नहीं है। अब देखिए, अब एक चीज और ये कहा जा रहा है श्याम जी, ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव क्योंकि आपकी पार्टी हार आई है। श्याम सलोने जी, अब एक ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग जो दावा कर रहे हैं, उस दावे के पीछे अगर चुनाव आयोग का SIR है, तो साथ ही साथ CRPF, CAPF जो है, सेंट्रल एजेंसीज जो है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, उसके वजह से आप लोग अपनी तरफ वोट को लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी नहीं, ऐसा नहीं है आनंद जी। आप कह रहे हैं कि हम भय निकाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप डरा रहे हैं। आनंद जी मैं बता दूं,
देखिए, इनके गुंडों ने जिस तरीके से वहाँ भयभीत किया है, ये वोटर्स को निकलने नहीं देते हैं। इनको मालूम है कि कौन वोटर इनके खिलाफ है, क्योंकि पूरा पश्चिम बंगाल इनके खिलाफ जाता है। आज जब वहाँ सीआरपीएफ लगी है, क्या फोर्सेज लगी हुई है और सैनिक बल लगे हुए हैं, तो वहां के वोटर में हिम्मत आई है। जब हिम्मत आई है तो वो वोट डालने जा रहा है। हाँ, तो हिम्मत ये भी आई, कि टीएमसी के सांसद पर भी हमला हुआ। आप कहते हैं कि टीएमसी इज द न्यू लेफ्ट, तो तरीका तो आप वही अपना रहे हैं, आरोप आप लोगों पर ही लगा रहे हैं। आज की खबर है कि उनके सांसद पर हमला हुआ। गुंडे कर रहे हैं भाई, इन्हीं के गुंडे करते हैं। गुंडे तो इन्होंने पाले ना, सरकार तो इनकी है, तो गुंडे इन्हें पाले, वही गुंडे इनके लिए हानिकारक हो रहे हैं। महिलाओं का अपमान इन्होंने किया, महिलाओं का अपमान इन्होंने किया। महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं का अपमान आपने किया। अरे भैया, मेडिकल छात्रा को आपने नहीं छोड़ा। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर सौरभ झा और प्रशांत जी, दोनों लोगों से बारी बारी से सवाल एक ही है, लेकिन बारी बारी से आप लोग जवाब दीजिएगा। सवाल ये है कि जो प्रचार के दौरान, चाहे वो पहला फेज रहा हो, अब दूसरे फेज का जो प्रचार चला, उसमें तमाम बातें उठी, घुसपैठ का मामला उठा, उसमें सुरक्षा का भय, भ्रष्टाचार का मामला उठा, उसमें सिंडिकेट का मामला उठा, बेरोजगारी की बात हुई, हिंसा और दंगों की बात हुई, तुष्टीकरण से आजादी की बात हुई। क्या ये सारी बातें जो हैं, आप दोनों लोगों को जरा बताइएगा कि आपने क्या समझा कि क्या हॉन्ट किया है आम पब्लिक पर बंगाल की? सौरभ जी। गृह मंत्री जी का मुकाबला आप नहीं कर सकते हो। गृह मंत्री जी की दूरदर्शिता, गृह मंत्री जी की दूरदर्शिता से आज वोटर घर से बाहर निकल के वोट डाल रहा है। पश्चिम बंगाल में वोटर घर से बाहर निकल के वोट डाल रहा है। ये गृह मंत्री जी की सूझबूझ से हो रहा है। आपने कानून का मजाक बना दिया था भाई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कानून का मजाक बना कर रखा था, इसलिए आप आप टीएमसी गई, आप निश्चित रहिए टीएमसी गई। ठीक है, प्रशांत जी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद फिर सौरभ जी के पास आते हैं। प्रशांत जी, एक मिनट आते हैं सर आते हैं आप लोग। देखिए आनंद जी, मैं ये कहूंगा कि जिस तरह अभी एसआईआर के विषय को लेकर चर्चा हो रही थी, जुडिशियल ऑफिसर्स को सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में नियुक्त किया, और उसके बाद की जो घटना, तो मैं समझता हूं कि इससे पूरे देश भर में, सिर्फ बंगाल में नहीं, पूरे देश भर में एक अलग नैरेटिव सेट किया गया, और जिसको भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती से जनता के बीच में ले जाके रखा है। जो सुरक्षा का मामला, जो बुनियादी समस्याएं लोगों को परेशानी हो रही थी, उस परेशानी को सीधे जाके जनता के बीच में उससे वोट के माध्यम से तब्दील करने का प्रयास किया है। और रही बात काडर पॉलिटिक्स की, तो देखिए टीएमसी लगातार काडर स्तर पे, वहां जमीनी पे, ग्राउंड लेवल पे मजबूती दिखाई है, पर उसके बावजूद जितनी तेजी से बीजेपी ने वहां एक्सपेंशन अपना शो किया है, इस बार ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इस बार टीएमसी के लिए लड़ाई वहां बेहद कठिन होगी। और एसआईआर के मुद्दे और जजेस के ऊपर जो हमला हुआ है, ये बहुत बड़ा मैसेज गया है, जिससे इनको बहुत नुकसान मिलेगा। जी सौरभ जी। सौरभ जी अनम्यूट कर लीजिए। आनंद जी, अभी टीएमसी के प्रवक्ता की बात हम सुन रहे थे, उन्होंने कहीं इस चीज की जिक्र नहीं की, लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन, इन सब की कहीं जिक्र नहीं की। वहां पे जो बंगाल का जो चुनाव हम देख रहे हैं, वहां पे तो यही देख रहे हैं, टीएमसी के गुंडों की बात हो रही है। यदि चुनाव आयोग ने इस बार सख्त से सख्त कदम उठाया, सीआरपीएफ की जवान दी और निष्पक्ष चुनाव करवाने की बात की जा रही है, तो चुनाव आयोग की तो जिम्मेदारी है इस तरह से एक निष्पक्ष वातावरण में वोटर अपनी वोट का उपयोग कर पाए। दूसरी बात, इस बार का जो चुनाव हो रहा है बंगाल के अंदर, वो एम फैक्टर पे कंप्लीटली डिपेंड करता है। यदि हम एम फैक्टर की बात करते हैं तो एम फॉर महिला भी है, एम फॉर मुस्लिम भी है, एम फॉर मोदी भी है, एम फॉर ममता भी है। इस बार देखने को ये होगा वो एम की मुहर कहाँ लगने जा रही है। यदि महिला वोटर साइलेंट वोटर की तरह काम की, तो इस बार टीएमसी का सुपड़ा साफ होगा वहां पे, क्योंकि जिस तरह से टीएमसी मुस्लिम वोट पे अपनी 15 साल से सत्ता चलाते आ रही है, ये चीज बहुत समय तक चलेगी नहीं।
इस बार आप देखे होंगे लोग देश के कोने कोने से जाके वोट गिराने के लिए बंगाल जा रहे हैं। हर लोग आपस में यही बात करते हैं, क्या हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटी, हमारे लिए एजुकेशन, हमारे लिए हेल्थ केयर, इसकी फैसिलिटी बंगाल में नहीं हो सकती है क्या? कभी बंगाल एक समय में रोजगार देने के लिए जाना जाता था, आज वहां के लोग दूसरे दूसरे प्रदेश में भटक रहे हैं। ये वहां के जनता के बीचों में एक बहुत बड़ा चुनौती है, और इस चुनौती को लेके जिस तरह से बीजेपी, महाराष्ट्र के लोग भी बंगाल में आते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी बंगाल में आते हैं, सुमित आते हैं, तो इसका मतलब बिहार में भी नौकरियां नहीं है, महाराष्ट्र में भी नौकरियां नहीं है। अपने प्रदेशों में आपने कितनी नौकरियां दे दी, कितना एम्प्लॉयमेंट दे दिया? आप बताइए, 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करा था देश के प्रधानमंत्री ने, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का। आज 13 साल हो गए, 13 साल हो गए, 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा करा है। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा करा था। मुझे 100 दिन दे दीजिए, जिस चौराहे पे खड़ा करके जाएंगे चौराहे पे खड़ा हो जाइएगा, चप्पल मार दीजिएगा, ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। आज देश का रुपया कहाँ पहुंच गया है? 100 रुपए पार, 450 का टैंकर, 1000 रुपए का। ये आपको महंगाई नहीं दिखाई पड़ रही है, रोजगार खत्म होते चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो ऐसा कर दिया जिसके वजह से पूरे देश में रोड नेटवर्किंग देख लीजिए, एयर कनेक्टिविटी देख लीजिए। आज जो आप लोग यात्रा सही कहा आपने कि चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा, चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। हवाई जहाज का किराया कितना महंगा होगा, चप्पल पहनने वाला कहाँ चलेगा? आप गवर्नमेंट का उड़ान स्कीम देख लीजिए, वन ऑफ द सक्सेसफुल स्कीम है। कैसे चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा नहीं कर रहा है? आप कैसी बात कर रहे हैं? हमें तो लगता है हवाई चप्पल पहनने वाला किराया ले लेगा, 10,000 रुपया किराया लेगा, 3,000 रुपए तक का। 29 तारीख को आप लोगों का जो 15 साल का जो काम काज है, उस पर जनता अच्छे से मुहर लगाने वाली है। आपके यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, आपके यहाँ का अरे सौरभ भाई, आप भी आ जाइएगा, आप भी मोदी जी के संग आ जाइएगा। क्या नाम है, ममता बनर्जी को आप नहीं हटा पाएंगे। जनता ने तय करा हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री को हमें देश से चौकीदार बनाना है। इसी तरह से 2011 से पहले वहाँ पे जो वामपंथी की सरकार थी, वो भी यही बात बोलती थी। आप भी उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। 4 तारीख को मुहर लगेगी, विकास के नाम पे मुहर लगेगी। ये तो अपना नंबर भेज दीजिएगा। सुमित जी ये तो था ही कि देखिए, जैसे कांग्रेस की सरकार थी और उसके बाद लेफ्ट ने हटाया कांग्रेस की सरकार को। कांग्रेस ये कह रही थी कि हम नहीं हटा सकते। सिद्धार्थ शंकर रे को की सरकार गिरी और फिर लेफ्ट की सरकार आई, लेफ्ट में ज्योतिदा और बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार रही। लग रहा था कि यह खत्म नहीं होगा, और देखिए ममता बनर्जी के नेतृत्व में 2011 में सरकार बनी। तो ये तो है ही कि अब ऐसा थोड़ी होता है कि हमेशा के लिए, कभी कभी जनता उब भी जाती है। लेकिन अब एक सवाल ये भी है ना कि देखिए 92% अगर वोटिंग हो रहा है, सुभाष चंद्र बोस की भी है। हाँ भाई, सुभाष चंद्र बोस का भी घर है सुमित जी, सुभाष चंद्र बोस का भी घर है। जो ममता बनर्जी का जो कंस्टिट्यूएंसी है उसमें ईडन गार्डन का भी इलाका है। हाँ, सुभाष चंद्र बोस का भी घर है, उस ममता बनर्जी के भवानीपुर कंस्टिट्यूएंसी में पड़ता है। मुख्यमंत्री कहते हैं लेकिन ये बताइए कि सुभाष चंद्र बोस की मिस्ट्री को 2011 से लेकर 2026 में हम लोग बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी तो उस मिस्ट्री को हटा नहीं पाई ना, कि सुभाष चंद्र बोस को लेकर तो हम लोग चर्चा करते रहे, हम जन्मदिन तो मनाते हैं। वो भी काम तो एनडीए की गवर्नमेंट आई, उस फाइल जो निकला वो तो कौन निकाला? ये तो जाएगा ना, आपके एंटी नेगेटिव ही जाएगा ना। आनंद भाई देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को प्रचार करना है, प्रचार करते हैं, तो दरअसल में उसमें क्या बात रखी है, ये चीज बड़ी महत्व है जनता के बीच में। बंगाल जब जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री ममता बनर्जी मुसलमानों की तुष्टि करा कर, अरे सौरभ भाई थोड़ा मेरे को बताने दीजिए, मेरे को बताने दीजिए। एक बार बोल लेने दीजिए, फिर आते हैं। एक बार बोल लेने दीजिए, फिर आते हैं आपके पास। सुमित जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। सौरभ जी आनंद जी देखिए, आते हैं सर, आते हैं आपके पास भी आते हैं। अब इन लोगों का जवाब आप ही को देना है। सुमित जी आप ही दें। यमुना गंगा बेकार हो गई है, गंदी हो गई है, वहां पे सफाई हो नहीं पाई है। बंगाल की गंगा को दूषित करने चले गए थे,
ये भी एक चीज देखा गया है। जब चुनाव आते हैं तो ड्रामा करने पहुंच जाते हैं, कभी झाल मुड़ी खा लेंगे। अच्छी बात है, आप रोज आइए, रोज झाल मुड़ी खाइए, रोज गंगा जी में जाइए, हम तो खुद कहेंगे आइए, रोज आइए आप। पर केवल जब चुनाव होते हैं तो देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री 15 दिन के लिए, 5 दिन के लिए आते, पिकनिक मनाते हैं, चले जाते हैं। अरे हम खुद जाएंगे, आप वहीं पे बैठे आराम से। नहीं जाते हैं, प्रधानमंत्री तो जाते हैं, प्रधानमंत्री भी जाते हैं, राष्ट्रपति भी गई थी तो ममता बनर्जी ने उनका वेलकम नहीं किया था, वो तो जाते हैं। वो विरोध ऐसा हो गया है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड से भी आपस में नजर नहीं मिला रहे, ये स्थिति हो गई है। अरे चुनाव राजनीति, एक दूसरे के खिलाफ लड़ना अपनी बात है, लेकिन प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री का और केंद्र सरकार के बीच का भी समन्वय टूट जाता है और मुख्यमंत्री उस समन्वय को तोड़ती दिखाई देती है। लेकिन एक चीज जरा ये बताइए कि अब ये जो पूरा इलाका है श्याम सलोने जी, उसमें मथुआ समाज का भी वोट है, ये जरा हम इन लोगों से भी समझेंगे और सुमित जी भी इसके बारे में बताएंगे। रिफ्यूजी की तरह वो आज भी टेंट में रह रहे हैं, आज भी वो रिफ्यूजी की तरह टेंट में रह रहे हैं। उनके अंदर भी डर है कि अगर एनआरसी आता है तो फिर उनका क्या होगा। वो आपके लिए खड़े रहते हैं, आपको वोट भी दिए हैं, उन लोगों ने वोट दिया है, लेकिन फिर भी डर है उन लोगों का के अंदर आप अपने को लेकर। देखिए, जो भारतीय है उसके कोई डर की जरूरत नहीं है। डर किसको है? डर है मथुरा समाज को जो आपने रखने का काम करा था। आते हैं सुमित जी, आते हैं। अरे भैया आते हैं, वो सुन रहे थे आपकी बात। हाँ, आप पहले ये बता दीजिए, एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद वो ये कहती है महिलाओं से, छात्राओं से कि शाम को 6 बजे के बाद घर से ना निकलिए। आपका ये कानून व्यवस्था है ये आपका, और आप उसके बाद चाहते हो कि आपको वोट मिलेगा। आधी आबादी आपको वोट करेगी, महिला विरोधी होकर के आपको वोट करेगी। आपने अभी तक कितने लोगों को वापस शिक्षा दी, कितने लोगों को रोजगार दिया? पश्चिम बंगाल का लाखों युवा रोजगार के लिए बाहर भटक रहा है। आपको नहीं मालूम है ये बात? पिछले 10 वर्ष से 15 वर्ष आपकी सरकार है और नौजवान युवा बेरोजगार होकर के तमाम प्रदेशों में जाके भटक रहा है। तो भैया ये ममता बनर्जी कर क्या रही है? केवल गुंडागर्दी के दम पर सरकार चलाई थी आपने, गुंडागर्दी के दम पर सरकार चलाई थी। आप गुंडागर्दी नहीं चलने वाली है। आज बंगाल की जनता को पावर मिल रही है। आज बंगाल की जनता वोट बनवाने का मन बना चुकी है, वो आजाद होना चाहती है आपके इस निरंकुशता से। और आप कहते हो कि आपको मुस्लिम वोट मिल रहा है। वाह, क्या बात आपने कही है। पूरा देश सुनेगा इस बात को कि जहां मुसलमानों का वोट है वहां केवल टीएमसी को मिलेगा, बीजेपी को नहीं मिलेगा। अरे आपके शब्द है, ममता बनर्जी के शब्द है। आप लोग बोलते हिंदू मुस्लिम करते हो, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम नहीं करती है। आज पूरा देश देखेगा। मैं आपके इस वक्तव्य को मैं कब तक भेजूंगा? आप कहते हो कि मुसलमान केवल वोट करता है टीएमसी को, इसीलिए आपने रिफ्यूजी उड़ाए थे, इसीलिए आपने रोहिंग्या बसाए थे, इसीलिए आपने रोहिंग्या बसाए थे। अच्छा, एक चीज सुमित जी, आप पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं, ममता बनर्जी ने जो टीएमसी का घोषणा पत्र जारी किया उसका नाम उन्होंने रखा है इश्तेहार। मैं सही हूं ना? जी बताइए। उन्होंने कई भाषाओं में प्रयोग करा था। उन्होंने नहीं, ममता बनर्जी ने जो टीएमसी का जो घोषणा पत्र है उसका नाम इश्तेहार रखा गया है, जो बीजेपी ने संकल्प पत्र रखा है। अब इससे भारतीय जनता पार्टी जोड़ रही है 1905 में। 1905 में यही जो आया था हिंदू और मुसलमानों को लेकर कि अलग अलग के बीच नफरत फैलाने का और विभाजन की सोच को गहरा करने की, उसमें लाल इश्तहार था उसका नाम जो आया था, रेड पैम्पलेट, रेड एडवर्टीजमेंट जारी किया गया था। उस इश्तेहार से इस इश्तेहार को जोड़ा जा रहा है कि इश्तेहार हिंदी शब्द तो है नहीं, संकल्प पत्र इन्होंने रखा, घोषणा पत्र लोग रखते हैं, इन्होंने इश्तेहार नाम रखा, तो वहीं पर वही तुष्टीकरण वाली राजनीति को फिर से यहां पर लाने की कोशिश हो रही है। ये ममता बनर्जी नहीं है, ममता बानो है। ये मेरे पास एक फोटो है,
जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले उर्दू में लिखा गया है, प्रचार कर रहे हैं उर्दू में, फोटो लगी है मोदी जी की, शुभेंदु अधिकारी जी की प्रदेश अध्यक्ष की। वो बैनर शायद आप लोगों ने देखा है, नहीं देखा मुझे नहीं मालूम, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ उर्दू में। ये अपने आपको सनातन का बताने वाले उर्दू में लिखा है। नहीं वो तो अगर आप कहेंगे मैं आपको भेज दे रहा हूँ। जिन लोगों को आपने उर्दू पढ़ाई है उनको उनकी भाषा में बताना पड़ेगा ना। तो आप हिंदी तो उर्दू में लिखने, उर्दू में, हिंदी में, अंग्रेजी में लिखने से नहीं, वो शब्द, वो नाम पर बात हो रही है, वो नाम पर बात हो रही है। उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी लिखने की बात नहीं हो रही है। तो उन लोगों को उनकी भाषा में बताना पड़ेगा ना। वो बात की वो नाम की बात हो रही है। भाषा में जो समझना चाहता है सुमित जी, हम उसे उस भाषा में समझाएंगे। ठीक है, जरा आप प्रशांत जी जरा आप इसको समझाइए, ये क्या राजनीति का कोई ये हिस्सा है क्या इश्तेहार से? की बात कर रहे हैं। आपकी गुंडागर्दी को नहीं, प्रशांत जी, टीएमसी की गुंडागर्दी किसी कीमत पर नहीं चले देंगे। कि मैं कहूंगा कि जैसे आपने मैनिफेस्टो की बात किया ना जी, टीएमसी ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया उसमें लक्ष्मी भंडार और तमाम योजनाओं की बात की। आपको मैं एक बार आप पूरा याद दिलाऊंगा 77 की बात, जब सीपीआई ज्योति बासु की सरकार बनती है, उन्होंने भी पंचायती व्यवस्था की बहुत बात करी, किसानों के हित की बात करी, महिलाओं के हित की बात करी। सरकार बनते ही धीरे धीरे क्या हुआ कि वो उसका व्यवस्था कायाकल्प बदल गया। जो किसान हितों में था वहीं किसानों का शोषण होने लगा और आने में परिवर्तन आ गया, सरकार बदल गई। ठीक उसी प्रकार आज इतने वर्षों बाद जिस तरह टीएमसी की सरकार बंगाल में रही है, उस सरकार बनने के बाद आज एंटी इनकम्बेंसी है और उसका पूरा फायदा बीजेपी और वहां के संगठन के लोग लाभ उठा रहे हैं। तो मैं समझता हूं इस बार लड़ाई बहुत चुनौतीपूर्ण है और लगातार जिस तरह मैनिफेस्टो की बात की जा रही है, तो बीजेपी भी अपनी मैनिफेस्टो में तमाम मुद्दों को लेकर रख रही है जो कहीं ना कहीं बंगाल की आम जनता को प्रभावित कर रही है। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की भी बात करिए, जो केंद्र की कभी भारतीय जनता पार्टी ने प्रखर रूप से इन योजनाओं को लोगों के बीच में लेके गई है, आज उसी पैटर्न पे टीएमसी भी कार्य कर रही है। तो इस बार लड़ाई थोड़ी कठिन है और आम जनता ने अपना मूड और फैसला कुछ और रखा है, इस वजह से लड़ाई देखना होगा कि परिणाम क्या होगा इसका। ठीक। और ये जो 5 गारंटी की बात आज हुई है, 4 शादी की छूट नहीं होगी, विरासत और भविष्य सरकारी भर्ती समय पर होगी, कंटेंट क्रिएटर लैब स्कूल और कॉलेज में होंगे, 125 दिन का रोजगार गांव में की गारंटी होगी, स्ट्रीट वेंडर को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिलेगा। प्रशांत जी। जी बिल्कुल सही बात है। इन सब ये जो बातें जो रख रही है भारतीय जनता पार्टी, आप देखेंगे जो सिर्फ बंगाल नहीं किसी भी प्रदेश की बात करेंगे, जो चुनाव पैटर्न रहा है, जब भारतीय जनता पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में कोई भी बात रखती है और तो उसको वो पूरा करके दिखाती है और लोगों ने इसको देखा है। इस बार जो बंगाल में मैनिफेस्टो जो तैयार हुआ है, जिला वाइज मतलब डिस्ट्रिक्ट को, जिला को देखते हुए, वहां की समस्याओं को देखते हुए, वहां के लोकहित की समस्याओं को देखकर तैयार किया गया है। अब देखना है कि अब ये देखना है कि जनता तक ये पहुंच पा रहा है और उससे वो कितना इन्फ्लुएंस हो रही है और वोट दे रही है। लेकिन एक चीज जरा सौरभ जी अनम्यूट हो जाइएगा। अब एक सवाल ये कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर 10,000 के बीच का अंतर रहा है 2021 में। इस फेज की हम बात कर रहे हैं, 142 सीट्स जो हैं इस फेज में, उसमें 14 सीटें ऐसी हैं जो पहले टीएमसी की बात कर रहे हैं, 14 सीटें ऐसी हैं टीएमसी ने जीती जिसमें 7 से 10,000 के बीच के जीत का अंतर रहा। 6 सीटें ऐसी रही हैं जो टीएमसी जीती हैं, उसमें 5 से 7,000 के मार्जिन रहा है, टीएमसी जीती है। 1 सीट 5,000 से कम के मार्जिन पर जीती है, यानी कि कुल 21 सीटें 10,000 के अंदर के मार्जिन पर टीएमसी जीती है। भारतीय जनता पार्टी 3 सीट ऐसी है जो कि 7 से 10,000 के मार्जिन पर जीती है, 1 सीट 3 से 5,000 के बीच के मार्जिन में जीती है और 2 सीटें हैं जो 3,000 से कम के अंतर पर जीती हैं। यानी कि 21 और 6 अगर जोड़ दें तो 27 सीटें ऐसी हैं जो कि 7 से 10,000 के बीच में का मार्जिन रहा है, जीत और हार का अंतर। तो जाहिर सी बात है कि अब एक तरफ देखिए कि अगर जहां से हमने शुरू किया था वहीं पर अगर हम लेकर आए तो 40,000 वोट कटे हैं भवानीपुर में, करीब करीब 40,000 कटे हैं, 42% बाहर के हैं। पूरे अगर पश्चिम बंगाल को हम देखें तो वहां पर एसआईआर में वोट जो कटे हैं और ये जो डिफरेंस है, ये अगर डिफरेंस उधर चला जाता है, यही तो बीजेपी कर रही है कि डिफरेंस उधर चला जाएगा तो फिर वो 38 और 47-48% का जो डिफरेंस है वो कम होगा और फिर सीटों की संख्या बढ़ेगी।
आनंद जी, हम आपके बात से सहमत हैं, क्योंकि इसका तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जो आप हर एक सीट का जो विश्लेषण बता रहे थे, 2021 का था, वो दौर कोविड का था। अब वो दौर 5 साल के बाद ममता बनर्जी को तीसरे टर्म में भी वहां की जनता देख चुकी है। जनता इस बार जो फैसला लेगी वो एक नए बंगाल के नवनिर्माण के लिए लेगी, और इसका फैसला आने वाले 4 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। और हम आपको पहले भी बोल चुके हैं, इस बार एम फैक्टर बहुत मजबूती के साथ काम करेगा, और एम फैक्टर में महिला वोटर्स की जो जिसके तरफ साझेदारी हिस्सेदारी जाएगी, वो इस चुनाव को जीत के ले जाएगी। हाँ, तो इस बार का जो है उसमें 3 करोड़ 21 लाख मतदाता हैं इस 142 कंस्टिट्यूएंसीज में। 1 करोड़ 57 लाख मतदाता महिला मतदाता हैं। आपको हम बता रहे हैं, इस बार एम फैक्टर ही वहां का विजय रथ तय करने वाली है, क्योंकि आप देखेंगे हम मुस्लिम वोट हो, महिला वोटर्स हो, वही मोदी और ममता को ताज पहनाएगी। और हम उम्मीद करते हैं इस बार का जो फैसला होगा वो बंगाल के हित में होगा, बंगाल के नवनिर्माण के लिए होगा, बंगाल के विकास के लिए होगा। और जब भी 29 तारीख को जो 142 सीट पे जनता वोट देने जाएगी, तो जरूर विकास के नाम पे मुहर लगा। ठीक है, सुमित जी। अभी हमारे सौरभ जी ने बड़ी अच्छी बातें करी कि एम सेक्टर बहुत निर्णायक होगा, बड़ी अच्छी बात है, जिसमें महिला भी है, मुस्लिम भी है, यहाँ की पब्लिक भी है, मोदी जी भी है और ममता जी भी है। हाँ, जनता है, जनता में तो मोदी जी भी आ रहे हैं। हाँ, मतलब ममता जी भी है, मोदी जी भी है, उस एम में चारों फैक्टर जोड़े। हाँ, ममता दीदी भी है। हाँ, क्योंकि मोदी जी तो पीएम पेज से लेना नहीं है, मोदी जी तो पीएम है, या तो आप उन्हें सीएम बना दीजिए वहां का, तो आप वहां पर सीटें निकाल सकते हैं। आपके पास सीएम पेज से तो कोई है नहीं। क्यों? ममता बनर्जी के मुकाबले का आपके पास सीएम तो है नहीं कोई। क्यों नहीं है? अरे कोई कहाँ है? आप बताइए किसी चीज से। अरे वो बनाएंगे ना, उससे क्या मतलब, वो बनाएंगे ना, वो बनाएंगे किसी को, वो एक अलग की बात है, किसी को बनाएंगे ना। अगर सरकार बनेगी तो कोई ना कोई तो सीएम बनेगा ही ना। जब सरकार बनेगी, हाँ, तो जब सरकार बनेगी तभी चौथी बार ममता जी आएंगी। तो ये तो हम 4 तारीख के नतीजे पर छोड़ दे किसकी सरकार वो लग जाता है। अरे भाई एक वर्डिंग लग जाए, हाँ, तो जब तो ममता जी के लिए भी है और जब तो बीजेपी के लिए भी है। नहीं है ना? अरे भाई तो फिर चुनाव की जरूरत ही क्यों पड़ती? तब सीधे वही शपथ ले लेती ना। अरे चुनाव है, आप चुनाव है, नहीं चुनाव है, जनता को भी तो वोट देने दीजिए ना। सुन लीजिए, देखिए बंगाल में अपनी जनता किसके ऊपर वोट कर रही है? महंगाई। सुमित जी मेरी बात सुनिए, मैं सुमित जी की सवाल का जवाब दे देता हूँ। हाँ। मेरी बात का जवाब दीजिएगा सलोनी जी, मेरी बात कंप्लीट हो जाए, आप दे दीजिएगा। जल्दी से सर कंक्लूड करनी है। हाँ। आप मेरे बड़े भाई हैं, अगर आप पंजाब से ही हैं तो सारी सुविधाएं ले रहे होंगे, ये मुझे मालूम है। ठीक है, आप पंजाब से देखिए हमें तो सुमित जी आपसे 4 तारीख को आप होंगे तो आपसे मिठाई खाएंगे या फिर श्याम जी से मिठाई खाएंगे? सलोनी भाई मैं आपसे पर्सनली मिल लूंगा अगर आप बंगाल से। ठीक है, श्याम जी जल्दी से सर। क्या है? सुमित जी सुन तो लीजिए, आते हैं सर जल्दी से। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये राष्ट्रवादी पार्टी है। हमने हरियाणा का चुनाव लड़ा। प्लीज रिक्वेस्ट है, आपसे सुन लीजिए, मैं आपको चल रही है, सुमित जी सुन लेते हैं, वो आपकी बात कभी बीच में नहीं है। हमने दिल्ली का चुनाव लड़ा, हमने उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा, हमने पंजाब का चुनाव लड़ा। ठीक है, हमने जहां भी चुनाव लड़े हैं, हमने कोई मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया है। हम सरकार जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं। और पश्चिम बंगाल में 4 मई को कमल खिलेगा, 7 मई को हम आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आप निश्चित रहिए, मुख्यमंत्री को बनेगा। ठीक है, चलिए अब कौन मुख्यमंत्री बनेगा, अब इसकी बात अब सुमित जी पूछ रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये तो छोड़ दीजिए, जनता पहले तो बहुमत दे और उस बहुमत के बाद फिर फैसला होगा।
राष्ट्रीय पार्टियों में पहले फैसला होता नहीं है, पर बाद में ही फैसला होता है। ममता बनर्जी उस पार्टी की चीफ है, तो वो अपनी पार्टी की फेस हैं, और इसीलिए वो उसको लीड भी करें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, दूसरे और आखिरी दौर का मतदान 29 तारीख को होगा 142 सीटों पर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव इस बार का पश्चिम बंगाल को देखने को मिला है। पहले दौर में रिकॉर्ड 92% वोट, और दूसरे दौर में भी उसी रिकॉर्ड से अगर वोट होगी तो फिर जनता के मन मस्तिष्क को समझना भी बहुत मुश्किल आजकल हो गया है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए श्याम सलोने, वशिष्ठ जी, सुमित मेहरोत्रा जी, प्रशांत त्रिपाठी जी और डॉक्टर सौरभ झा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसका होगा बंगाल, ये तो 4 मई को जब ईवीएम खुलेगा तो साफ हो जाएगा, और उसी का इंतजार हम भी कर रहे हैं। लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।